क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 1 अर्थशास्त्र का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पूरा चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का संबंध होता है धन संबंधी क्रियाओं से। पहले जो मानव सभ्यता थी उसमें मानव अपना जीवन यापन शिकार पर आधार पे करता था, यानी जो भी आदि मानव थे या पुराने लोग थे वे पहले शिकार करते थे और उसी पे उनकी जीविका निर्भर थी। अब वर्तमान में लोग उद्योगों पर आधारित हैं, वाणिज्यिक क्रियाओं पर आधारित हैं। इन सभी क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। तो अर्थशास्त्र नाम का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कौटिल्य, शुक्र व बृहस्पति के द्वारा कृषि, दुग्ध उत्पादन व वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का आता है कि वार्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो आपको लिखना है कृषि, दुग्ध उत्पादन व वाणिज्यिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। और अगर पूछा जाए कि प्राचीन काल के अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो उनका आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य। ये दोनों एक ही व्यक्ति थे और ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। इसी के साथ एडम स्मिथ जो अभी अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी है और सन 1776 में प्रकाशित हुई थी, यानी 1776 में ये बुक उन्होंने प्रकाशित की थी। और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया है। अर्थशास्त्र से संबंधित भारत के विचारक भी थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र, NM रॉय आदि। और भारत के विचारक में शामिल थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मोहन लोहिया, प्रोफेसर JK मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अमर्त्य सेन। ये टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषाएं दी हैं। जैसे फर्स्ट दी है उन्होंने धन प्रधान। तो एडम स्मिथ ने धन प्रधान परिभाषा दी है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन प्रधान अर्थशास्त्र है, यानी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन प्रधान बताया है। सेकंड है कल्याण प्रधान। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याण प्रधान या आर्थिक कल्याण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। थर्ड है सीमितता प्रधान। लॉर्ड लियोनिड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमितता, आवश्यकता व सीमित साधनों से संबंधित बताया है। फोर्थ है विकास प्रधान। अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित करते हुए पॉल ए सैल्यूल्सन ने आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण के पक्ष पर जोर दिया है। फिर फिफ्थ है आवश्यकता विहीनता की स्थिति। प्रोफेसर JK मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया है। तो इन सभी के अनुसार अलग अलग आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई हैं। मुख्यतः JK और प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मेहता और इनकी परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं। अब अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है, यानी अर्थशास्त्र जो है वह समाज से संबंधित है, समाज पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र कितने हैं। तो आपको पता है अर्थशास्त्र के 2 क्षेत्र हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र। तो जॉन नेविल-किन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तार से उल्लेख किया है। जॉन ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, अन्य विषयों से संबंध व आर्थिक नियमों की कमियों का भी समावेश किया है। जैसे अब देखिए, आप यहाँ पर आपको चित्र द्वारा बताया गया है कि अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं। तो 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र।
जैसे कि शब्दों से पता चल रहा, व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म, माइक्रो। सेकंड है समष्टि, समष्टि मतलब व्यापक, बड़ा रूप, यानी मैक्रो। तो दो हैं, इसका अंतर हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। सर्वप्रथम समझेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और भागों में बांटा गया है, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण। सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को बांटा है राष्ट्रीय आय व रोजगार के आधार पर, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। ये दो आपको चित्र के अनुसार ही याद करने हैं और आपको एग्जाम में भी चित्र के द्वारा समझाने हैं। सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग रैगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया? तो रैगनर फ्रिश ने 1933 में। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स व समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो और मैक्रो ये दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और इसको ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, यानी इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं मिक्रोस और मैक्रोस। इन दोनों में एक स्पेलिंग है, जैसे मिक्रोस जो है इसके अंदर के आएगा और इंग्लिश वाला जो माइक्रो और मैक्रो है उसके अंदर सी आएगा। तो आप इस आधार पर भी यह अंतर याद रख सकते हैं। और माइक्रो शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा और मैक्रो शब्द का अर्थ होता है बड़ा। आप इस तरह से भी इसकी टेबल बना सकते हैं। देखिए अपनी कॉपी में नोट के अकॉर्डिंग व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र ऐसे भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इजीली समझ में आता है और आपको अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है तो अगर आप इतना सा भी चित्र बना देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विस्तार से चर्चा करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि हमको शब्द से ही उसके अर्थ से पता चल रहा है, व्यष्टि यानी सूक्ष्म, छोटा। तो एक छोटी इकाई का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है वो होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थशास्त्री एन ग्रोगरी के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार व व्यवसाय फर्में निर्णय लेते हैं और विशेष बाजार में आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। यानी एक परिवार में, एक व्यवसाय में, फर्म में किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं और किस प्रकार बाजारों के संग वो डील करते हैं, क्या खरीदना है, कितने में बेचना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो यही सभी प्रक्रिया व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, जो कि छोटे स्तर पर होती है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादन और एक फर्म। वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील तथा अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय को स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन आंशिक अध्ययन कहलाता है। आप अपने बुक्स में देखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा आंशिक अध्ययन पर कि वस्तु की कीमत को परिवर्तन तथा अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय को स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन आंशिक अध्ययन कहलाएगा। इसके अंदर उपभोक्ता की आय स्थिर होगी और कीमत के अंदर परिवर्तन होता रहता है। जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो उसे कुल व्यष्टिगत अध्ययन कहा जाता है। और जब कुछ या सिर्फ आय को स्थिर रखकर किया जाता है तो वह होता है आंशिक अध्ययन। और जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत अध्ययन, कुल व्यष्टिगत अध्ययन कहलाएगा। जब कीमत इत्यादि आर्थिक विचारों या चरों को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है तो उसे भी व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन कहते हैं। जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो व्यक्तिगत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी जब दो चीज़ों की बात हो रही हो तो वह तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा। और आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन व्यक्तिगत या व्यष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है। यानी जब आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील बनी रहेगी तो उसके आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा वह होगा प्रायोगिक अध्ययन कहलाएगा। सेकंड टॉपिक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का अर्थ ही है बड़ा, व्यापक। तो जहाँ पे समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वह समष्टि अर्थशास्त्र
कहलाता है। ये प्रश्न आपके क्वेश्चन में आए, पेपर में आता है। समष्टि व व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसकी सारणी बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाई व व्यापक स्तरों का अध्ययन किया जाता है, यानी बड़े रूप में जो अध्ययन किया जाता है वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जॉन मिनार्ड किन्स ने 1936 में या 1936 के अंदर उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक जॉन मिनार्ड किन्स ने अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाशित की थी। गार्डनर एक्ले के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है, यानी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है वह होता है समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र में एक कारक के आधार पर समष्टिगत आंशिक अध्ययन किया जाता है। जब सभी कारक परिवर्तनशील हो और उसे समष्टिगत कुल अध्ययन कहते हैं, यानी जब सभी कारक परिवर्तनशील हो रहे हैं तो उसका समष्टिगत कुल अध्ययन कहलाएगा। समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन भी स्थिर अवस्था में समष्टिगत स्थितिक अध्ययन कहलाता है। जब अर्थशास्त्र का अध्ययन स्थिर अवस्था में होता है तो वो स्थितिक अध्ययन कहलाता है। और निरंतर गतिशील अवस्था में किए जाने वाला अध्ययन प्रायोगिक अध्ययन कहलाएगा, यानी जब निरंतर गतिशील अवस्था में कोई अध्ययन किया जा रहा है तो वह समष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन कहलाएगा। और जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो वह तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा। इसमें सिर्फ शब्दों का अंतर है। तुलनात्मक अध्ययन तो समष्टिगत हो रहा है तो समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन, और अगर छोटे स्तर पर है ना, छोटे स्तर पर कोई अध्ययन किया जा रहा है गतिशीलता के आधार पर तो व्यष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन कहलाएगा। अब हम एक टॉपिक और क्लियर करते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आपको तालिका दिख रही है, इस तालिका के आधार पर हम समझेंगे। जैसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इनके अंतर का आधार है। पहला आधार है अध्ययन की इकाई। अध्ययन की इकाई के अंदर व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को बताते हैं कि एक व्यक्तिगत इकाई, तो अध्ययन की इकाई व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई, यानी जिसमें एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का किया जाता है, यानी काफ़ी सारी इकाइयों का अध्ययन सामूहिक रूप में किया जाता है, वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा आधार है मान्यता के आधार पर। तो पूर्ण प्रतियोगिता रोजगार या सरकार का दखल नहीं होता या स्वतंत्रता कीमत तंत्र जहाँ होता है वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, या वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को बांटा जाता है। और उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित हो वह समष्टि अर्थशास्त्र का कारण है। थर्ड है अध्ययन का उद्देश्य। संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, और उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार से संबंध, यानी विस्तार यानी बड़े रूप से, तो वह समष्टि के अंतर्गत आएगा। फोर्थ है विश्लेषण के उपकरण। तो कीमत के उपकरण है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, और जो राष्ट्रीय आय स्तर के उपकरण है वह समष्टि अर्थशास्त्र है। अध्ययन की स्थिति, व्यक्तिगत इकाई और संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी व्यक्तिगत इकाई तो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो वह अंतर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र का। फिर विरोधाभास, सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है और समष्टि के लिए बचत अलाभकारी होती है। संतुलन का प्रकार, तो व्यष्टिगत संतुलन आंशिक रूप से होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन होता है। इसका मैं आपको बाद में एक फ़ोटो दूंगी जिस पे मैंने नोट्स बनाए हैं, तो उससे आपको याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा। थर्ड है हमारा आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। ये देखिए आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। फर्स्ट विधि हमको दे रखी है निर्भरता के आधार पर।
अब निर्भरता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, आंशिक और सामान्य। फिर सेकंड टॉपिक है उसका समय तत्व के आधार पर। और समय के आधार पर स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक, ये उसके तीन आधार हो गए। थर्ड टॉपिक है उपकरण व दिशा के आधार पर। तो उपकरण के आधार और दिशा के आधार पर पहला है निगमन, दूसरा है आगमन। तो निगमन को वापस से बांटा है सामान्य से विशेष की ओर, यानी निगमन के अंदर सामान्य से विशेष की ओर विधि आएगी और आगमन से विशेष से सामान्य की ओर। ये विधि आपको याद करनी है और इसी प्रकार तालिका बनाकर याद करनी है। अगला टॉपिक आता है आपका अर्थशास्त्र, कला और विज्ञान है। ये आपने लास्ट 11वीं क्लास में भी पढ़ा है कि अर्थशास्त्र, कला व विज्ञान दोनों हैं। तो आर्थिक अध्ययन दो प्रकार की प्रकृति के होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में और अर्थशास्त्र कला के रूप में। अब अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में किस प्रकार होगा? वैज्ञानिक तरीके से होने वाले अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, यानी जो विज्ञान वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है उसके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है। और अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को विज्ञान के रूप में ज्ञात किया जाता है, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम। तो इसकी पहले पूरी तुलना की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद हम किसी तथ्य पर पहुंचते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका हुआ। अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के दो रूप में उल्लेख है। फर्स्ट यथार्थमूलक, सेकंड आदर्शमूलक। दो टॉपिक है इसमें, ये यथार्थमूलक और आदर्शमूलक। आप अंडरलाइन कीजिएगा बुक में। फर्स्ट है यथार्थमूलक अध्ययन। पद्धति में कारण व परिणाम के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी यथार्थ, किसी चीज का यथार्थ पे पहुंचना। तो इसके अंदर कारण व परिणाम के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। कारण क्या है, उसका पूरा परिणाम निकालेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और अंत में उसके आंसर पर हम पहुंचते हैं। और आदर्श मूलक में अध्ययन पद्धति मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है और आदर्श मूलक में मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इस पे भी प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र कला व विज्ञान दोनों है या नहीं। अब टॉपिक क्लियर करते हैं कि अर्थशास्त्र कला के रूप में, ये हमने पहले पढ़ा था अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। कला का अर्थ शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता से होता है। जो हम सोचते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो हमारी कला कहलाती है। और कला वह क्षमता है जिसके द्वारा एक कार्य को सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। यानी कला एक प्रकार की विधि है। सभी व्यक्तियों की कलाएं अलग अलग होती हैं, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कलाएं अलग अलग होती हैं। जैसे अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों का उपयोग इस तरह करना कि गरीबी दूर हो जाए या कम हो जाए, या बेरोजगारी कम हो जाए, ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, आर्थिक वृद्धि में विकास हो, यही अर्थशास्त्र की कला होने को स्पष्ट करता है। अर्थशास्त्र का मेन उद्देश्य यही है कि गरीबी दूर हो, बेरोजगारी कम हो, ग्राहक अधिक संतुष्ट रहें, उनको उनके उपभोक्ता संतुष्ट हो। ये सभी, इन सभी से जिस तरह से व्यापार किया जाता है अर्थशास्त्र की एक कला होती है। अब टॉपिक है आपका आर्थिक समस्याएं। अब व्यापार करने में, उद्योग स्थापित करने में कई समस्याएं आती हैं। जैसे है फर्स्ट देखिए आर्थिक समस्याओं के अंदर फर्स्ट है क्या उत्पादन किया जाए, फिर उत्पादन कैसे किया जाए, और फिर उत्पादन किन के लिए किया जाए। तो मेन तीन समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, थर्ड उत्पादन किन के लिए किया जाए, है ना। जैसे आर्थिक समस्याओं का आधार व समाधान अर्थव्यवस्था के प्रकार पे आधारित होता है, यानी अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं। ये हमने 11वीं में पढ़ा है। अर्थशास्त्र तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके आधार पर ही आर्थिक समस्याएं होती हैं। फर्स्ट आर्थिक समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। सबसे बड़ी समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तु के चयन की होती है। उत्पादन के साधनों जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, ये उत्पादन के साधन होते हैं। तो उत्पादन के साधन द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को अलग अलग प्रकार की होती हैं।
क्या उत्पादन किया जाए इसका समाधान अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। यानी उत्पादन के जो साधन होंगे उनको किस प्रकार आगे चलाना है, किस प्रकार किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, यह अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है और यही सबसे बड़ी समस्या है। सेकंड है उत्पादन कैसे किया जाए। तो वस्तु या सेवा का चुनाव हो जाने के बाद दूसरी समस्या क्या आती है कि उत्पादन के संगठन व उसकी तकनीक, यानी कौन सी टेक्निक यूज लेनी है, किस प्रकार उत्पादन करना है। मशीनों का प्रयोग, श्रम व पूंजी का प्रयोग, ये भी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि उत्पादन करना है तो उसमें कौन सी मशीन यूज़ लेगी, कौन सी टेक्निक यूज़ लेना है, किस तरह की श्रम, किस तरह की पूंजी उपयोग करनी है, ये भी अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। थर्ड है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी किन कस्टमर पर डिपेंड करता है। जैसे उत्पादन समाज के दो समूह पर निर्भर करता है, निर्धन और धन वर्ग। हमारे समाज में धनी लोग भी हैं और निर्धन लोग भी हैं। तो उत्पादन समाज के दो समूह पर निर्भर करता है, तो निर्धन और धनी वर्ग पर। इन वर्गों के आधार पर उत्पादन करके वितरण की समस्या का समाधान किया जाता है। उत्पादन के चुनाव व वितरण करने का समाधान भी अर्थव्यवस्था के प्रकार पर ही निर्भर करता है। तो आपकी तीन मेन समस्या आ गई कि क्या उत्पादन किया जाए, नेक्स्ट उत्पादन कैसे किया जाए, फिर है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो पहले ये सोचना है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, फिर उत्पादन कैसे करना है, उसमें कौन सी टेक्निक यूज लेनी है, एंड थर्ड उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब इसकी है अन्य समस्याएं। अन्य समस्या हम देख लेते हैं कि उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। सेकंड, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं। एंड थर्ड, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या का हल कैसे करें। तो इसकी अन्य समस्या ये भी है कि उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। उत्पादन में कौन कौन से साधन उपयोग लेंगे और फिर उनका वितरण किस प्रकार किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं, यानी जो उत्पादन के साधन हैं, यानी श्रम, भूमि, पूंजी, ये होते हैं उत्पादन के साधन, तो इनका पूर्ण उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। देन उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या को हल कैसे करें, यानी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है तो ये समस्याओं का हल निकालना है, तो इन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, ये भी एक प्रकार की समस्या ही है। अब है मुख्य आर्थिक समस्याएं। तो मुख्य आर्थिक समस्या है जिसे आर्थिक समस्या का संबंध चयन से होने के कारण इसे चुनाव की समस्या भी कहा जाता है। समस्याओं के समाधान के लिए निम्न अवधारणाओं को हम अब पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है, देखिए आप, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। डोमिनिक सेल्वोटर के अनुसार वह वक्र जो यह बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक व सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र का उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र कहलाता है। आप देखो, ये टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, यानी वह वक्र जो यह बताता है कि एक देश में श्रेष्ठतम तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करते हुए किस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया गया है ना। तो इसको कहते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र, और इसे रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। तो एक उत्पादन संभावना वक्र को दो वस्तुओं के असंख्य किंतु वैकल्पिक संयोगों को जोड़ने से बनता है, यानी इसमें एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है। यानी अगर आपको एक वस्तु का उत्पादन अधिक करना है तो हमको दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अगर हम दोनों वस्तुएं ही समान मात्रा में उत्पादन करेंगे तो हमारा उद्योग को नुकसान हो सकता है, यानी जिसकी उपभोक्ता ज़्यादा मांग करेगा उसका उत्पादन हमको बढ़ाना पड़ेगा और जिसकी मांग घटेगी उसका उत्पादन हमको रोकना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जाता है, जिसकी ज़रूरत है उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका उत्पादन हमको कम करना पड़ेगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है। ये देखिए आप चित्र, इसके अंदर आपको वस्तुएं दे रखी हैं,
देखो एग्जाम्पल देखिए बुक में, ये 3 समस्याओं के आधार पर आपको बता रखा है। उत्पादन संभावना वक्र है ना, चित्र 1.2। मुख्य आर्थिक समस्या दे रखी है। फर्स्ट है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें। फर्स्ट चित्र में आप देखिए, इसने वस्तु लिए, एक तो है मक्खन और एक बंदूक। एग्जाम्पल देखिए, उत्पादन के संसाधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि को जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं, जैसे माना कि एक वस्तु हो गई हमारी मक्खन, तो इसको हमने उत्पादन में लगाया, तो उन संसाधनों को अन्य वस्तु के उत्पादन में नहीं लगा सकते। अब दूसरी वस्तु हमने ले ली बंदूक, तो जो उत्पादन के मक्खन में जो संसाधन काम आ रहे हैं, वो संसाधन हमारे बंदूक उत्पादन में काम नहीं आ सकते। तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन का अवसर गंवाना या त्यागना पड़ता है। मतलब अगर आपको मक्खन का उत्पादन करना है तो आपको बंदूक का उत्पादन अभी रोकना पड़ेगा, और यदि अगर बंदूक का उत्पादन करना है तो मक्खन का उत्पादन रोकना पड़ेगा। और वस्तुओं के उत्पादन को अवसर लागत माना जाता है, यानी त्यागी गई वस्तु की मात्रा को ही वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत कहते हैं। इस प्रकार एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गंवाई गई या त्यागी गई मात्रा होती है। अब है अवसर लागत। एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा होती है। ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, ये भी पूछी जाती है। उत्पादन के संसाधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी को जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो उन संसाधनों को अन्य वस्तु के उत्पादन में नहीं लगाया जा सकता है ना, ये इस एग्जाम्पल में बताया गया है। वह हमारा अगला टॉपिक सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है, वह होती है सीमांत अवसर। यानी एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में हमको कमी करनी पड़ेगी, यह होती है सीमांत अवसर लागत। या दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु के सीमांत अवसर लागत कहलाती है। यानी दूसरी वस्तु का जब हम उत्पादन कम करेंगे तो वह प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत होगी। इसलिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अब हमने टॉपिक पढ़ा था कि जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करती हैं। तो अब इस चित्र में देखिए आप, अर्थव्यवस्था आपको दे रखा है। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 प्रकार दे रखे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि किसी देश को वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना से होता है। यानी अर्थव्यवस्था उस देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर निर्भर करती है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकसित अर्थव्यवस्था है कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। 2 प्रकार की हैं, विकसित है या विकासशील है, पर हम अभी विकासशील है। अभी हमारा भारत विकसित नहीं हुआ है, विकास की ओर अग्रसर है। फिर पॉल क्रुगमैन व रॉबिन्सवेल के अनुसार एक समाज की उत्पादन क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। आप ये चित्र देखो, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट है पूंजीवादी, सेकंड समाजवादी और मिश्रित। अब इन अर्थव्यवस्थाओं को 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आता है कृषि और पशुपालन। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि और पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण व विनिर्माण, यानी निर्माण करना और विनिर्माण करना, यह आएगा द्वितीय क्षेत्र में। थर्ड है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं सेवा क्षेत्र, डॉक्टर, वकील, ये सभी सेवा क्षेत्र वाले होते हैं। अब फर्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको समझते हैं।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसकी कीमत अधिक होती है और ऊंची कीमत के कारण लाभ अधिक होता है, तो वह होती है पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जिसमें अधिक से अधिक हम लाभ कमा सकते हैं। सेकंड, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिससे आर्थिक विकास अधिक हो, समाज कल्याण अधिक हो, यानी समाज के लोगों को जिसमें फायदा मिलेगा वह होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जिसमें ऊंची कीमत के कारण जब लाभ अधिक मिल रहा होगा वह होगी पूंजी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक कल्याण को फायदा हो रहा हो, उन्हें लाभ हो रहा हो, तो वह सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब मिश्रित नाम से ही हमको पता चलता है कि दोनों का मिश्रण, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित संतुलन पर जोर दिया जाता है। इसमें दोनों वर्गों को देखा जाता है, उचित संतुलन पर जोर दिया जाता है, वह होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक आपका कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। अब मैं एक PDF आपको देती हूँ जिसके अंदर इसके इम्पोर्टेंट चित्र बनाए हुए हैं। देखिए, ये इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। फिर इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अंतर का आधार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये पूरा, और उसकी विधियां भी निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर और उपकरण दिशा के आधार पर। अब मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। पूरे चैप्टर में कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आप अब इसमें अंतर अच्छे से बता सकते हैं। सेकंड है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? थर्ड, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? फिफ्थ, अवसर लागत किसे कहते हैं? सिक्स्थ, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र की निगमन व आगमन विधि को समझाइए। सेवेंथ, अर्थव्यवस्था को कितने प्रकारों में बांटा गया है, समझाइए। नेक्स्ट, एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी थी, वह किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? अर्थशास्त्र कला व विज्ञान दोनों हैं, समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा आपको बुक के क्वेश्चंस भी रीड करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये अलग क्वेश्चन है उनके अलावा, जो इस पूरे लेसन में से मैंने इम्पोर्टेंट लिखे हैं। अगर आपको और भी कुछ इस चैप्टर के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।